मीनाक्षी जी का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। वो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। जितनी तेजी से वे माथे पर हाथ फेर रही थी, उतनी ही तेजी से उनके जुबान भी चल रही थी। नहीं, अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके के मालिक की भी इतनी हिम्मत कि हमसे मुंह जोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौटकर इस देहरी पर कभी आएंगे भी नहीं। मुकुल जी वहीं आराम से कुर्सी पर बैठे उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले भी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। उस पर तुम्हारा ये बर्ताव कैसे काम चलेगा? बस इतनी सी ही बात है ना कि माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया, तो कोई और सा फूल तोड़ लेती। ये छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हें इन सबके साथ समझौता करना चाहिए। तब मीनाक्षी देवी पति को एकटक घूरते जा रही थी। दिल दिमाग परेशान था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती है, वो मुकुल जी के पास जाकर आखिर क्यों छोटी हो जाती हैं? तब वे क्रोध से उबलते हुए बोली, एक गुलाब से क्या जाता? याद है आपको मुंबई में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का? सुबह सैर से लौटकर हर सिंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजाकर रख लिया करते थे। पर ये माली इस तरह अकड़ रहा था जैसे हमने कभी फूल देखे ही नहीं हो। बेचारा माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे हुए थे। अपनी तरफ से सभी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब बेकार। मीनाक्षी जी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? ये मीनाक्षी टूट जाएगी, पर किसी के आगे झुकेगी नहीं। घर वालों को उनकी धमकियों की आदत थी। उनका बर्ताव ऐसा ही था। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोकना आदि। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थी। अपना घर यानी सरकार द्वारा आवंटित बंगला। मीनाक्षी जी गरजती बरसती फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई थी। हर बात में दखल रखना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। सो वे दूसरों को घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर खुद पर ये बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिर वे घर की मालकिन जो थी। आज नौबत दूसरी थी। ये घर उनके बेटे रियांश का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव। राजधानी में अत्यधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ टेरेस वाला फ्लैट। बेटे के अत्यधिक आज्ञाकारी होने के बावजूद वे उस घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वे उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती हैं। अपनी हम उम्र औरतों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वे जब भी रियांश और उसकी पत्नी सोनम से बात करती तो ताने के रूप में, बात बात में दोहों और मुहावरों का प्रयोग मीनाक्षी जी ज़रूर करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ज़्यादा लाड प्यार जताने से बहू बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शादी से पहले रियांश उनकी आंखों का तारा होता था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने सोनम से लव मैरिज करने की अनुमति मांगी थी। मुकुल जी सीधे साधे व्यक्ति थे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। पत्नी को भी समझाया था, सोनम सुंदर है, सुशिक्षित है, अच्छे खानदान से है। पर मीनाक्षी जी अड़ी रहीं। इसके पीछे उन्हें अपने भोले भाले बेटे का दिमाग कम, MBA सोनम की सोच अधिक नज़र आई थी। बेटे के सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी कन्या की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। मुकुल जी लाख समझाते रहे कि शादी रियांश को करनी है, तुम्हें नहीं। अगर उसने अपनी पसंद से सोनम को चुना है
तो हम बुरा क्यों माने? दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते भी हैं, सो वे अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर मीनाक्षी जी के मन में बेटे का अपनी मन मर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे सोनम के साथ विवाह करके रियांश ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर, किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी निभ रही थी। मुकुल जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 4 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वे भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर में घूमी थी। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लुटा। नौकर चपरासी सलाम ठोकते। रियांश और सोनम दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही आने जाना हो पाता। जितने दिन रहते हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। पोते पोती के जन्म के बाद उनकी धम चौकड़ियों और खिलखिलाहटों से दिन रात कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते मुकुल जी की रिटायरमेंट की उम्र भी आ चुकी थी। मुंबई में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव मीनाक्षी जी के सामने रखा तो वे नाराज़ हो गई। हम नहीं रहेंगे वहाँ की घिचपिच में। तो फिर इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बात को हवा में उछाल दिया। मुकुल जी मायूस हो गए। मीनाक्षी, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ में मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में से क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई। तब तक रियांश और हमारी बेटी रिया बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। और फिर शादी। उसके बाद जो बचा वो शादियों में खर्च हो गया। ये अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी हैं। मुकुल जी भावुक हो उठे थे। उनकी आंखें भर आई थी। गला रौंद गया। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या ऐसे ही बनी रही। इस समस्या का हल कैसे होता? फिलहाल भाग दौड़ कर मुकुल जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेंट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो मुंबई के छोटे से नगर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता रियांश आकर मिल जाता। सोनम नहीं आ पाती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। अब पोती ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था और पोते ने 10वीं में प्रवेश लिया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये सोचकर इस बार जब रियांश और सोनम मुंबई आए तो उन्हें मना परचा कर अपने साथ ले गए थे। मीनाक्षी जी ने इस बार भी ना नुकुर तो बहुत की थी, पर रियांश जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं है और बार बार हमारा आना भी उतनी दूर से संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। मीनाक्षी जी को मन मार कर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ आ तो गई थी, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तारतम्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता मीनाक्षी जी मुकुल जी को उल्हाना देने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बेटे बहू के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में। दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रह रहे हैं मीनाक्षी। वे हंसकर कहते, तुम नहीं समझोगे जी। मीनाक्षी जी मुंह टेढ़ा करके पिचका कर खड़ी होती। उन्हें बात बात में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन उनकी पोती कोविड में क्यों पड़ती है,
स्कूटर चलाकर कॉलेज क्यों अकेली जाती है? शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौट आती? देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है? लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, पर लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है? उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज़ नहीं है। वे रियांश को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले वहाँ हो क्या रहा है। तो रियांश गुस्सा हो जाता है। उधर उनकी पोती को भी बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हूँ। इतना ही नहीं, वो जीन्स टॉप क्यों पहनती है? साड़ी क्यों नहीं पहनती है? रसोई में काम क्यों नहीं करती? आदि ऐसी बातों को लेकर धीरे धीरे उनकी पोती सीमा ने उनसे बात करना कम कर दिया। वो उनसे दूर ही छिटकी रहती। वो कुछ कहती तो उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे साधे टोकने के बजाय मुकुल जी से कहती, बहुत सिर चढ़ा रखा है बहू ने सीमा को। मुझे तो डर है कहीं इसकी वजह से इन दोनों की नाक न कट जाए। मुकुल जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। मीनाक्षी जी का भाषण निरंतर जारी रहता। बहू खुद भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो ना घर संभाल पा रहा है ना बच्चे। कहीं नौकरों के भरोसे भी गृहस्थी चलती है क्या भला? बहू की नौकरी ही ऐसी है। दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में भी समय लगता ही है। ज़रूरत क्या है नौकरी करने की? रियांश अच्छा कमाता ही है। अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेरने से रही। पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिलता है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो रियांश को भी सहारा मिलता है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर मुकुल जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मज़े से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखते, उनके लिए पिज़्ज़ा तैयार कर देते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूज़िक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पड़ती थी। मुकुल जी के आने से वो भी पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। बच्चों को छोड़कर सोनम पति के साथ एक आध दिन दौरे पर भी चली जाती थी। मुकुल जी को तो कोई असुविधा नहीं होती थी, पर मीनाक्षी जी जल भुन जाती थी। झल्लाकर कहती, बहू को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मुकुल जी चुप रहते तो वे और चिढ़ जाती। अपने दिन याद है, अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्लू भी ज़रा सा सर से सरकता तो वे रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो जी? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन हैं, घूम लें और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है। फिर क्या परेशानी है? परेशानी तुम्हें नहीं है, मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। ज़रा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसीलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। मीनाक्षी जी को कोई जवाब नहीं सोचता था। उन्हें लगता पति समेत सभी उनके खिलाफ हैं। दरअसल वे दिल की इतनी बुरी नहीं हैं, बस अपने आप को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जताने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि मुकुल जी ने भी कभी उनसे तर्क नहीं किया था। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्त हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अब एक अस्तित्व विहीन सा जीवन जी रही हों। पिछले हफ्ते से एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। उनकी पोती को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो उग्र स्वर में बोली, बड़ी माँ
आज के ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए ये सब ज़रूरी है, सभी सीख रहे हैं। पोती की ठिठाई देखकर मीनाक्षी जी सातवें आसमान से सीधी ज़मीन पर आ गिरी। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपने बेटे बहू पर, जो मूक दर्शक बने सारा तमाशा देख रहे थे। बेटी को एक बार टोका तक नहीं। और अब इस माली की गुलाब का फूल ना तोड़ने की हिदायत ने आग में घी डालने का जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा हमेशा दूसरी बात पर ही उतरता है, इसीलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगाना है तो नहीं है? मीनाक्षी जी मुंह फुलाकर बोली। इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए पान का जुगाड़ तो माली नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देते हैं। हमें ही साबुन, क्रीम और तेल मंगाना था, पर कहें किससे? रियांश भी आजकल दौरे पर रहता है। पिछले महीने जब आया था तो सब लेकर दे गया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता है हमारा बेटा। माँ, हम आपके पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती? रियांश से कहने की ज़रूरत ही क्या है? बहू की आवाज़ में नाराज़गी का पुट था। पैर पटकती वो घर से बाहर निकली तो मुकुल जी का सारा आक्रोश, सारा गुस्सा, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतर गई। सुन लिया जवाब? मिल गई संतुष्टि? कितनी बार कहा है, जहाँ रहो वहीं की बनकर रहो। पिछली बार जब रिया के पास मुंबई गई थी तब भी कम तमाशे नहीं किए थे तुमने। बेचारी रिया तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच घुन की तरह पिस कर रह गई थी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा कांड ज़रूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मच्छी से गंध आने लगती है। पछता तो खुद भी रही थी, सोच रही थी बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएंगी। अगले हफ्ते मेरठ में उनके भतीजे का ब्याह है, कुछ ब्लाउज सिलवाने थे। जाती तो बिंदी, चूड़ियाँ और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घुमाने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती है। वापसी में गूंग चाट वाले के गोलगप्पे और चाट पापड़ी भी ज़रूर खिलाती है। मुकुल जी को तो ऐसा कोई शौक़ है नहीं, लेकिन अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों उन्होंने बहू का मूड उखाड़ दिया? ना जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकलकर जाएंगी कहाँ? मुंबई तो कब का छोड़ चुकी हैं। आज तक गांव में एक हफ्ते से ज़्यादा कभी नहीं रही। फिर पूरा जीवन कैसे काटेंगी, वो भी इस बुढ़ापे में जब शरीर भी साथ नहीं देता। शुरू से ही नौकरों के काम करवाने की आदी रही हैं। बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे। सोनम रसोई में बाई के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी और उनकी पोती, जिसकी वजह से ये सारा झमेला हुआ था, मज़े से लैपटॉप पर काम कर रही थी। मीनाक्षी जी पति की तरफ मुखातिब हुई और उनसे गुस्से में जज्ब होते हुए बोली, चलो तुम भी सामान बांध लो। किस लिए? मुकुल जी सहज भाव से बोले। उनकी नज़रें अखबार की सुर्खियों पर अटकी हुई थी। हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। पर कहाँ चले जाएंगे? मुकुल जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, तुम जा रही हो, मैं थोड़ी ही जा रहा हूँ। मतलब? तुम नहीं जाओगे? नहीं, एकदम साफ और दो टूक स्वर में मुकुल जी ने कहा। तो मीनाक्षी चौंक गई। उन्हें पति से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भरना उन्हें चांद पर जाने और एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक कठिन लग रहा था और जोखिम भरा लग रहा था। पर क्या करती? बात तो मुँह से फिसल ही गई थी। वे उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख लिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। कार स्टार्ट ही होने वाली थी कि उनकी पोती बाहर निकल आई।
ड्राइवर से उतरने को कहकर वो स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सधे हाथों से स्टीयरिंग थामकर कार स्टार्ट करती। मीनाक्षी जी एक बार फिर जेल भुन गई। औरतों का ड्राइविंग करना उन्हें कदापि पसंद नहीं था। बेटा या पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वे ये मानकर चलती थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उनको शोभा देता है। इसी उधेड़ बुन में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर आ रुकी तो मीनाक्षी जी उतर गए। तुरंत फुरत अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती को साथ लेने का धैर्य भी उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वो एकदम से दूर जा गिरे। फिर उन्हीं हाथों ने मीनाक्षी को सहारा देकर कार में बैठाया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनके ठीक सूद भर के फासले से छूकर निकल गई हो। ये सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थामकर खड़ा करने और कार में बिठाने वाले हाथ उनकी पोती के थे। नीम बेहोशी की हालत से उभरी तो देखा वे अस्पताल के बिस्तर पर थी। मुकुल जी उनके सिरहाने बैठे थे। रियांश और सोनम डॉक्टर से विचार विमर्श कर रहे थे और उनकी पोती दरोगा को रिपोर्ट लिखवा रही थी। साथ ही वो इनोवा कार वाले लड़के को बुरी तरह से दुत्कारती भी जा रही थी। दरोगा साहब, इस सिरफिरे बिगड़ैल लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी बड़ी माँ को कुछ हो जाता तो? मीनाक्षी जी के पैरों में मोच आई थी। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई थी। उनके घर पहुंचने से पहले ही बहू और बेटे ने उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी थी। रियांश और सोनम ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया था क्योंकि बाथरूम बेडरूम से जुड़ा था। वे दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिरहाने रखे स्टूल पर बिस्कुट का डिब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर और टी बैग्स रख दिए थे। चाय की शौकीन मीनाक्षी जी जब चाहे चाय बनाकर पी सकती थी। उन्हें ज़्यादा हिलने डुलने की भी ज़रूरत नहीं थी। पलंग के नीचे रियांश ने बेड स्विच लगा दिया था। वो जैसे ही स्विच दबाती कोई ना कोई उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाता। अगले दिन तक रिया और जमाई बाबू भी पहुंच गए थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके आने से रियांश और सोनम को भी काफ़ी राहत मिल गई थी। कुछ समय के लिए दोनों दफ्तर हो आते। रिया माँ के पास बैठती तो उनकी पोती अस्पताल हो आती थी। इन दिनों उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। अस्पताल जाना उसके लिए निहायत ज़रूरी था। शाम को सभी उनके कमरे में एकत्रित होते। कभी किस्से कहानियों के दौर चलते तो घंटों तक का समय मिनटों में बदल जाता। वे मंद मंद मुस्कुराती अपनी हरी भरी बगिया का आनंद उठाते रहती। मीनाक्षी जी को पक्षी बहुत पसंद थे। अनजाने में ही एक पक्षी के जोड़े को देखकर उसकी तुलना खुद से करने लगी थी। ये पक्षी भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। फ़र्क ये है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हमारे स्वार्थी मन में छिपी रहती हैं। इंसान का बच्चा जब पहला शब्द मुंह से निकालता है तो हर रिश्ता ये उम्मीद करता है कि उस प्रथम उच्चारण में वो हो जैसे माँ चाहती है बच्चा माँ बोले, पापा चाहते हैं बच्चा पापा बोले, बुआ चाहती है बुआ और बाबा चाहते हैं कि उनके कुल दीपक की ज़ुबान पर सबसे पहले बाबा शब्द ही आए। हम उसके हर कदम में अपना बचपन ढूंढते हैं। अपनी पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। ये हमारा प्रेम तो है पर कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी है। उसका भविष्य बनाने के लिए किसी अच्छे व्यावसायिक संस्थान में उसे पढ़ाते हैं।
उसकी तरक्की से खुशी महसूस करते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम अपनी मर्जी से उसका विवाह करवाना चाहते हैं। यदि बच्चे अपना जीवन साथी स्वयं चुनते हैं तो हमारा उनसे मनमुटाव शुरू हो जाता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बट्टा जोर लग जाता है। हमारी सोच को ठेस पहुंचती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं परंतु हमारी अपेक्षाएं वही रहती हैं कि वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे उत्तरदायित्व पूरे करें। हमारे प्रेम, हमारी कर्तव्य परायणता के मूल रूप में ही कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ निहित है। अब समय के साथ मीनाक्षी जी ने खुद को अपने परिवार के हिसाब से ढाल लिया था। वे भी खुश रहती और बाकी सब भी। दोस्तों, जो मीनाक्षी जी ने फैसला किया था वो सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।